बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 के चैप्टर 2 का, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। इस चैप्टर के प्रथम वीडियो के तहत हम अध्ययन कर चुके हैं कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में सामाजिक परिवर्तन का दौर प्रारंभ होता है और इस दौरान समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए अनेक विचारधाराओं का जन्म होता है। कहाँ पर? यूरोप में, जैसे कि रेडिकल, रूढ़िवादी और साथ ही उदारवादी विचारधारा। इसी दौरान एक नई समाजवादी विचारधारा का भी जन्म होता है। तो आज के वीडियो में हम यही अध्ययन करने जा रहे हैं कि यूरोप में समाजवादी जो विचारधारा थी, यूरोप में जो समाजवाद था, उसका किस तरह से उदय होता है और विकास होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समाजवाद है क्या। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ऐसे समाज की कल्पना करती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर भूमि, पूंजी, साहस, श्रम, संगठन, उत्पादन के जितने भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हैं, उनका समाज में समान रूप से वितरण किया जाए और साथ ही जितना भी लाभ प्राप्त हो वो भी समाज में समान रूप से वितरित हो, यानी समाज के सभी लोगों का साथ ही सर्वांगीण विकास हो। तो समाजवादी विचारधारा उस वक्त जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसके बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा सिर्फ योग्यता पे बल देती थी कि जो योग्य होगा वो आगे निकल जाएगा। लेकिन समाजवादी किसमें विश्वास करते थे? सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास करते थे। अब आप ये पूछेंगे कि हम समाजवादी विचारधारा के बारे में आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो रूस में क्रांति होगी उसका आधार बनेगा ये समाजवाद। तो हमें पता होना चाहिए कि समाजवादी जो विचारधारा है उसका उद्गम कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे विद्वान थे, ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाजवाद के विकास में योगदान दिया और किस तरह से यूरोप में समाजवाद का प्रचार प्रसार हुआ और रूस में समाजवाद किस तरह से प्रवेश करता है और वहाँ क्रांति का आधार बनता है। यानी पूरी की पूरी समाजवाद की पृष्ठभूमि हमें समझनी है। ये देखिए, 19वीं सदी के मध्य तक समाजवाद यूरोप की मुख्य विचारधारा बन चुकी थी। समाजवाद, जो भी समाजवाद को मानने वाले लोग थे, तो वो सभी जो समाजवादी थे ये निजी संपत्ति का विरोध करते थे। किसका विरोध करते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी का, निजी संपत्ति का। क्यों करते थे विरोध? क्योंकि इनका ये मानना था कि निजी संपत्ति है ना, वो ही समाज की सारी समस्याओं की जड़ है। ठीक है, और इसलिए ये क्या कहते थे कि संपत्ति का उन्मूलन तो मत करो, कि अगर संपत्ति को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर अर्थव्यवस्था का आधार नहीं रहेगा। ये क्या कहते हैं जो समाजवादी हैं कि संपत्ति का उन्मूलन मत करो, लेकिन निजी संपत्ति को हटा दो, कि संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज का उस पर नियंत्रण होना चाहिए। और फिर समाज क्या करे? पूरे जो कल्याण के लिए, सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए उस संपत्ति का वितरण करे। तो ये मूल विचार है, ये केंद्रीय विचार है समाजवाद का। ये तर्क देते हैं कि निजी संपत्ति क्या होती है? निजी संपत्ति में स्वामी जो होता है, आप एग्जाम्पल लो, किसी ने उद्योग धंधा लगाया तो उसका उद्देश्य अधिकतर क्या होता है? अपना लाभ अधिकतम करना। वो ये नहीं देखता कि उसके उद्योग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके मेहनत और प्रयासों की वजह से उसे ये लाभ प्राप्त हुआ है। तो उसको मजदूरों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होता, सिर्फ अपना लाभ वो कमाना जानता है। अरे भाई, आज के समय में है ऐसा। अब आपके मन में ये आया होगा कि आज के समय तो श्रमिकों के कल्याण के अनेक कानून हैं और श्रमिकों के हित में कई जो संस्थाएं कार्यरत है, लेकिन उस समय नहीं होता था। उस समय जब हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के समाज की, तो उस वक्त क्या था कि निजी संपत्ति के जितने भी स्वामी थे वो सिर्फ अपना लाभ ही अधिकतम करना चाहते थे, कर्मचारियों के कल्याण हेतु कोई कार्य नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में कई विद्वान आगे आए जिन्होंने क्या किया? समाजवाद का जो ये विचार था, इस विचार को आगे पनपाने में योगदान दिया। तो हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते कि अगर हम बोले कि जो ये समाजवादी विचार है ये मुख्यतः किसने दिया, तो कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने ये विचार दिया, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के मस्तिष्क में अलग अलग विचार आए और इससे क्या हुआ? समाजवादी जो विचारधारा थी वो आगे बढ़ती चली गई। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? ये रॉबर्ट ओवन है ना, और इनकी समय अवधि क्या है? 1771 से लेकर 1858 की। ये मूलतः क्या थे? एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। रॉबर्ट ओवन थे क्या? रॉबर्ट ओवन एक उद्योगपति थे और मूल रूप से इंग्लैंड के थे।
ठीक है। इनके दिमाग में मतलब इनका एक विजन था। क्या विजन था? कि इनको समाजवादी समाज की स्थापना करनी है। हाँ, उद्योगपति थे, फिर भी इनकी इस तरह की सोच थी कि इनको समाजवादी समाज की स्थापना करनी है। इस उद्देश्य को लेकर ये अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो अमेरिका घूमने नहीं गए थे, अपने समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को लेकर ये अमेरिका जाते हैं। और अमेरिका में क्या करते हैं? अमेरिका इंडियाना में खुद का एक नया समन्वय के नाम से एक समुदाय की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? समुदाय की। अब ये समुदाय किसके ऊपर आधारित था? ये समुदाय कोऑपरेटिव की भावना पर आधारित था, सामूहिक उद्यम की भावना पर आधारित था कि जो सभी कर्मचारी हैं वो मिलजुल कर कार्य करेंगे, अपने निजी प्रयास करेंगे, मिलजुल कर कार्य करेंगे और जितना भी उत्पादन होगा फिर उसको आपस में वितरित कर लेंगे। तो इस भावना के साथ इन्होंने अमेरिका के इंडियाना में नया समन्वय नाम के समुदाय की रचना की। तो सबसे पहले बता रखा है रॉबर्ट ओवन के बारे में कि इस तरह से इन्होंने समाजवाद के विचार दिए। अब यहाँ पे एक शब्द आया कोऑपरेटिव। तो ये कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव का मतलब सामूहिक उद्यम, मतलब मिलजुल करके ऐसे लोगों का संगठन या समूह कोऑपरेटिव कहलाता है जो कि मिलजुल कर काम करते हैं और जितना भी लाभ प्राप्त होता है इनको इस सामूहिक कार्य के फलस्वरूप, सामूहिक प्रयास के फलस्वरूप जितना भी लाभ होता है वो आपस में उसको वितरित कर लेते हैं, आपस में उसको मिल बांट कर उपयोग करते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट ओवन को हमने देखा और यहाँ पे देखिए नया समन्वय के नाम से जो इन्होंने कोऑपरेटिव जो सामूहिक उद्यम की स्थापना की थी। ठीक है, आगे हम दूसरे विचारक देखते हैं लुई ब्लॉक। तो लुई ब्लॉक थे 1813 से 1882 की इनकी समय अवधि मानी गई है। ये डेट वगैरह याद नहीं करनी है, मतलब उस समय के थे, 19वीं सदी के समय के ही। तो ये फ्रांस के थे। ये इन्होंने क्या है एक नया विचार उसमें जोड़ दिया कोऑपरेटिव वाले विचार के साथ, सामूहिक उद्यम के विचार के साथ कि साथ मिलकर कार्य कर रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक एजेंसी होनी चाहिए, यानी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए इन सामूहिक प्रयासों में। जबकि उससे पहले जो विचारक थे हमारे, कौन थे? रॉबर्ट ओवन। वो क्या कहते हैं? रॉबर्ट ओवन ये कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास होने चाहिए और व्यक्तिगत प्रयासों को मिलाकर फिर सामूहिक प्रयास होने चाहिए। वो ये नहीं कहते कि इसके ऊपर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। लेकिन लुई जो ब्लॉक हैं वो कहते हैं कि सामूहिक जो उद्यम हो रहा है उसमें सरकार का योगदान होना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से ये जो सामूहिक उद्यम है इनको बढ़ावा दे और जो निजी व्यक्ति हैं उनको हतोत्साहित करे। ठीक है, सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। तो हमने देखा कि ये सरकारी निगरानी की, सरकार के प्रयासों की बात करते हैं। इसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ये इनके मित्र थे, इनको एंजल्स भी कहा जाता है, एंगल्स भी। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं, इन्होंने समाजवाद को इतना ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया कि कार्ल मार्क्स का पर्याय ही हो गया समाजवाद या साम्यवाद। इन्होंने समाजवाद की दिशा में नए तर्क प्रस्तुत किए। बच्चों हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? हम ये पढ़ रहे हैं कि समाजवाद के विचार को यूरोप में फैलाने का, यूरोप में लोकप्रिय बनाने के लिए किन किन विद्वानों का प्रयास रहा। तो जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने समाजवाद की दिशा में नए तर्क प्रस्तुत किए। क्या कहा उन्होंने? कि आज का जो औद्योगिक समाज है, इस समाज में इतने ज़्यादा उद्योग धंधे हैं, औद्योगिक समाज है, ये समाज पूंजीवादी समाज है। कैसा समाज है? पूंजीवादी समाज है। क्यों है भाई पूंजीवादी समाज? कि जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी हुई है वो पूंजी किसकी है? पूंजीपतियों की है। और पूंजीपति क्या करना चाहते हैं? अपना मुनाफा अधिकतम करना चाहते हैं। और जो इनका मुनाफा जो अधिकतम होता है वो मज़दूरों की मेहनत से होता है। किससे होता है? ये मज़दूरों है, यहाँ पे मज़दूरों की मेहनत से होता है। और जब तक पूंजीपति मुनाफा इकट्ठा करते जाएंगे, है ना, मज़दूरों को उस मुनाफे में भागीदारी नहीं देंगे या मज़दूरों को मुनाफे का वितरण नहीं करेंगे, तब तक मज़दूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। यानी वो ही मूल विचार जो समाजवाद का था उसे ही दोहरान कर रहे हैं कि निजी संपत्ति यहाँ पे क्या है? सारी समस्याओं की जड़ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कार्ल मार्क्स है, ये अंकल, और ये यहाँ पे हैं फ्रेडरिक एंगल्स जो कि इनके घनिष्ठ मित्र थे और जिन्होंने समाजवाद के, साम्यवाद के विकास में योगदान दिया था। अब देखो कार्ल मार्क्स क्या सोल्यूशन बताते हैं इस चीज़ का, क्या सुधार बताते हैं कि इस स्थिति में सुधार तभी आएगा जब क्या होगा? सारे मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे और खुद का एक संगठन बना लेंगे और इस संगठन के माध्यम से वो क्या करेंगे? सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण स्थापित कर लेंगे और पूंजीपतियों को बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। ठीक है,
इसी के साथ ही मार्क्स ने ये जो नया समाज बताया जिसमें श्रमिकों का आधिपत्य रहेगा, मजदूरों का आधिपत्य रहेगा, इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। कौन से समाज का नाम दिया? कम्युनिस्ट सोसाइटी, साम्यवादी समाज का नाम दिया। ये कहते हैं कि श्रमिकों को पूंजीपतियों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा और पूंजीपतियों के साथ संघर्ष में विजयी होकर सारे जो मजदूर हैं वो इस कम्युनिस्ट समाज का निर्माण करेंगे। और इस कम्युनिस्ट समाज में क्या होगा? कोई शोषण नहीं होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको श्रमिक मिल बांट के इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे क्या दे रहे हैं? सबके कल्याण की समाजवादी विचार सबने प्रस्तुत किए। अब आगे देखते हैं समाजवाद यूरोप में कैसे जनता का समर्थन हासिल किया इसने। 1870 के दशक तक समाजवाद पूरे यूरोप में फैल चुका था। अनेक छोटे छोटे समाजवादी संगठन स्थापित हो चुके थे। ठीक है, तो बाद में आगे चल के क्या हुआ, ये सारे जो छोटे छोटे समाजवादी संगठन थे वो अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल की। क्या नाम रहता है उस संस्था का? द्वितीय इंटरनेशनल। ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल नाम से जो समाजवादी होते हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करते हैं। अगर आप यूरोप में इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों को देखो तो वहाँ के मज़दूर अपने कार्य स्थिति में सुधार के लिए, मजदूरी की दरों में सुधार करने के लिए ये क्या करते हैं? संगठन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये जो संगठन बनते हैं ये संगठन क्या कार्य करते हैं? ये संगठन अपने सदस्यों की आर्थिक मदद हेतु कोष बनाते हैं, फंड बनाते हैं। साथ ही मज़दूरों के काम के घंटों में कमी कराने के लिए, मज़दूरों को वोटिंग की राइट यानी मताधिकार दिलाने के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। यानी जितने भी समाजवादी संगठन बने हैं इनका एकमात्र उद्देश्य है कि जो ये पूंजीपति हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, इनको सारी पावर हासिल है, सारी संपत्ति, निजी संपत्ति पर इनका नियंत्रण है, तो इनको हटा करके एक समतावादी समाज बनाया जाए जिसमें श्रमिकों को भी बराबर अधिकार दिए जाए और श्रमिकों की काम की दशाओं में, उनके वेतन में सुधार किया जाए और उनको राजनीतिक अधिकार भी दिए जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ ये देखिए आगे चल के क्या हुआ कि ये जो समाजवादी संगठन धीरे धीरे यूरोप में बन रहे थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वहाँ राजनीतिक रूप से जो सक्रिय पार्टियाँ थीं उनके साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया। अनेक पार्टियाँ भी फॉर्म हुई, अनेक पार्टियाँ भी उस दौरान बनाई गई। जैसे जर्मनी में एक पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, शॉर्ट फॉर्म है इसकी SPD। वैसे तो SDP होना चाहिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बट ये सही है SPD ही था इसका शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो समाजवादी संगठन थे वो संसदीय जो चुनाव होते थे, इन संसदीय चुनावों में इस पार्टी की मदद करते थे। यानी ये राजनीतिक गठबंधन बनाने लग गए थे क्योंकि उनको लगता था कि ये अपने ऐसे समतावादी समाज के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब ये राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे। नहीं होता, जैसे हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है, तो ऐसे समाजवादियों का एजेंडा था कि हमें ऐसा समाज बनाना है। तो इनको लगा कि हम तभी बना पाएंगे जब हम राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर प्राप्त कर लेंगे। तो ये देखो ऐसे ही यूरोप के एक अन्य देश ब्रिटेन, यहाँ पे लेबर पार्टी थी, है ना, तो ब्रिटेन के समाजवादियों और जितने भी ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी थे इन्होंने मिलकर के ये लेबर पार्टी बनाई थी। यानी इन्होंने अपनी पार्टी भी बनानी शुरू कर दी थी। पहले से कोई पार्टी काम कर रही थी तो उसके साथ मिलकर काम करना भी शुरू कर दिया था। इसी तरह से फ्रांस में एक पार्टी निर्मित हुई, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी? जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्या इनको राजनीति में सफलता हासिल हुई? क्या ये अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाए समाजवादी? तो देखो 1914 तक समाजवादी यूरोप में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि उनके प्रतिनिधि जीत तो थे, मतलब जितने भी संसदीय चुनाव होते थे देशों में, यूरोप के देशों में, तो समाजवादी प्रतिनिधि जीतते तो थे, बड़ी मात्रा में जीतते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जीतते थे कि बहुमत प्राप्त करके सरकार बना ले। तो जो इनके प्रतिनिधि होते थे ये कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाते थे। कैसे कि ये जीतते थे, जितने भी प्रतिनिधि जीतते थे ये सरकार के ऊपर दबाव डाल करके अपने पक्ष के, समाजवादियों के पक्ष के, यानी समतावादी समाज के पक्ष के कानून बनवाते थे। लेकिन सरकार नहीं बना पाते थे क्योंकि सरकार बनाने का जो मेन, सरकार में जो दबदबा था वो अभी भी रूढ़िवादियों का, उदारवादियों का और रेडिकलों का ही था। यानी समाजवादी विचार पनप चुका था, समाजवादी विचार फैल भी चुका था, लेकिन अभी भी राजनीतिक रूप से उसे पूर्ण सफलता हासिल नहीं हुई थी। और आगे हम देखेंगे कि उन्हें रूस में यह सफलता हासिल होती है।
तो बच्चों आशा करती हूँ आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया है। धन्यवाद।